सुनी, उठ जाओ वरना मैंने तुम पर ठंडा पानी डाल देना है। सीमा खाला की ऊंची आवाज पर जनीशा ने मुंह पर तकिया रख लिया और नींद में बुड़बुड़ाई, खाला प्लीज बस 5 मिनट और सोने दे। आज मेरा पहला लेक्चर वैसे भी लेट है, प्लीज मुझे मत उठाएं। इतने में 12 साला शाजल कमरे में दाखिल हुआ और सीधा जूनी के बिस्तर पर छलांग लगा दी। उठे आप ही, स्कूल का टाइम हो रहा है और आप अभी तक खराटे ले रही हैं। शाजल ने उसका तकिया खींचते हुए शरारत से कहा। जूनी ने एक झटके से उठकर शाजल का कान पकड़ लिया और बोली, बदतमीज लड़के, एक तो मेरी नींद खराब की और ऊपर से मुझे खराटे मारने वाली कह रहे हो। है कोई खराटे नहीं लेती, समझे तो। शाजल ने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ओहो आप ही छोड़े, दर्द हो रहा है। खाला देखे, आप ही मुझे मार रही हैं। सुबह सुबह इनका मूड खराब हो गया। सीमा खाला जो कि किचन से नाश्ता ला रही थी हंसते हुए बोली, जूनी छोड़ दो मेरे बच्चे को, तुम खुद तो लेट उठती हो और इसे भी तंग करती हो। जूनी ने मुंह बनाते हुए कहा, खाला आप हमेशा इसकी साइड लेते हैं, मैं तो जैसे इस घर की हूं ही नहीं। सारा प्यार इस मोटे के लिए है। सीमा खाला ने प्यार से उसके माथे पर बोसा दिया और बोली, तुम तो मेरी जान हो जूनी, मेरी जुनीशा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना यूनिवर्सिटी से लेट हो जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे भी बनाए हैं, जल्दी से आकर खा लो। शादिल ने चिढ़ाते हुए कहा, आप ही तो रोज ही लेट होती है, आज कौन सा नया रिकॉर्ड बनाना है। वैसे भी ये जब तक बस के पीछे भाग न ले उनका दिन मुकम्मल नहीं होता। जूनी ने उसे घूरा और बेड से उतरकर वॉशरूम की जानिब भागी। नाश्ते की मेज पर दोनों बहन भाई की नोक झोंक चलती रही। सीमा खाला उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी और चाय कपों में ढेल रही थी। उन दोनों को अपने बच्चों की तरह पाल रही थी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी और ये दोनों बच्चे ही उनकी कुल कायनात थे। शाजिल ने पराठा खाते हुए कहा, खाला आज मुझे स्कूल आप छोड़ने जाएंगे ना। आपके साथ मैं बस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रास्ते पर मुझे बोर करती है और कहती है कि मेरा बैग पकड़ लो। जूनी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर, मैं खुद बस से जाती हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। तो वैसे भी रास्ते में इतने सवाल करते हो कि मेरा दिमाग पक जाता है। सीमा खाला ने हंसते हुए कहा, अब बस भी करो दोनों, शादिल को मैं अपनी मेहरान में ही छोड़ाऊंगी, तुम अपनी फिक्र करो। सोनी, और जल्दी से निकलो वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी। जूनी ने जल्दी से आखिरी नवाला मुंह में डाला और बोली, खाला बस दुआ करे कि मेरी किसी अमीर ज़ादे से ना शादी हो जाए, फिर मैं भी बड़ी गाड़ी में जाया करूंगी। रोज रोज के धक्के मुझसे नहीं खाए जाते। खाला ने मुस्कुराते उसकी पेशानी चूमी और कहा, मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे होंगे, जाओ अब अल्लाह हाफिज। जूनी ने खाला और शाजिल को खुदा हाफिज कहा और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। बस स्टॉप पर पहुंची तो हस्बे मामूल रश था, लेकिन जूनी को आदत थी। वो मजे से खिड़की वाली सीट पर बैठ गई और अपने एयरफोन्स लगा लिए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जूनी का मूड बिल्कुल फ्रेश था और सामने कैफेटेरिया के पास लॉन में उसकी तीनों दोस्तें किंजा, सवेरा, शिजा उसका इंतजार कर रही थी। किंजा और सवेरा का ताल्लुक बहुत अमीर घरानों से था, उनके पहनावे और अंदाज से ही अमीरी झलकती थी, जबकि शिजा और जूनी मिडिल क्लास से थी, लेकिन इन चारों की दोस्ती पूरे कैंपस में मशहूर थी। उनके दरमियान पैसों का कोई फर्क नहीं था और वो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। सवेरा ने नकली गुस्से से कहा, यार जूनी, तुम हमेशा लेट क्यों आती हो, हम यहाँ आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जूनी ने मुस्कुराते अपने बाल पीछे की और जवाब दिया, क्योंकि मैं एक वीआईपी पर्सन हूँ और वीआईपी लोग हमेशा लेट ही आते हैं। तुम लोग को तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम जैसी आम लड़कियों के साथ वक्त गुजारती हूँ। शीजा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बढ़िया ही वीआईपी, लोकल बस के धक्के खाकर आने वाली वीआईपी। कभी हम गरीबों को भी अपनी वीआईपी बस की सवारी करवा दूं। जिस पर चारों जोर से हंस पड़ी। किंजा ने जूनी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, यार जूनी, आज बहुत बोरियत हो रही है, क्लास लेने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, कुछ एडवेंचर होना चाहिए वरना मैं तो सो जाऊंगी यही घास पर। जूनी की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसकी सारी आदतें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी सबसे बुरी और खतरनाक कमजोरी प्रैंक करना और शर्त लगाना था, जो कि उसकी इकलौती बुरी आदत थी। वो शर्त के मामले में किसी हद तक भी जा सकती थी। जूनी ने जोश से कहा, तो फिर बताओ, लगाती हो शर्त? कोई मजेदार सा टास्क देते हैं एक दूसरे को। सवेरा ने घबराते हुए कहा, ओ नो जूनी, तुम्हारी शर्तें ना हमेशा मुझे किसी न किसी मुसीबत में डालती है। पिछली बार तुमने जो शर्त लगाई थी ना, उसकी वजह से हम चारों को एचओडी के ऑफिस में खड़ा होना पड़ा था। मैं तो बाज आई तुम्हारी शर्तों से। जूनी ने आंख मारते हुए कहा, डरो मत मेरी जान, आज कोई बड़ी मुसीबत नहीं होगी, बस थोड़ा सा फन करेंगे।
उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कि एक दरख्त के नीचे बैठा बहुत ध्यान से कोई मोटी सी किताब पढ़ रहा था। जुनी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, वो जो सामने लड़का बैठा है ना, जो बिल्कुल नया एडमिशन लगता है, जिसे दुनिया जहान की कोई खबर नहीं, उसकी रैगिंग करनी है। शीजा ने हैरत से पूछा, रैगिंग? पर तुम जानती हो यूनिवर्सिटी में रैगिंग कितनी सख्ती है। अगर किसी टीचर ने देख लिया तो सीधा सस्पेंड कर देंगे। जुनी ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं होता, शर्त यह है कि मैं उस मासूम शक्ल वाले लड़के से सबके सामने उस पेपर के दरख्त को प्रपोज करवाऊंगी, वो भी घुटनों के बल बैठकर। शिजा ने आंखें फाड़ कर कहा, तुम पागल होगी जुनी, क्यों करेगा भला? किंजा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, वो सीधा सा लड़का लग रहा है, कि रो ही ना पड़े। सोनी ने पूरे एतमाद से कहा, यही तो शर्त है, अगर मैंने उससे ये करवा दिया तो तुम तीनों मिलकर मुझे 5,000 दोगी। बोलो मंजूर है? सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो पैसे तुम्हारे, लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, डन हो गया, अब जरा मेरी अदाकारी देखना तुम लोग। सोनी पूरे एतमाद से चलती उस लड़के के पास गई जो बेचारा सुकून से किताब में गुम था। जोनी ने अपने चेहरे पर इंतहाई सख्त और रूपदार तासुरात सजाए और एकदम उसकी किताब पर हाथ मारते ऊंची आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या आपको पता नहीं कि ये सीनियर का एरिया है और यहाँ जूनियर का बैठना सख्ती से मना है? वो लड़का हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, जी मुझे तो नहीं पता था, मैं तो नया आया हूँ। जोनी ने आंखें निकालते हुए कहा, नए आए हो तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के रूल्स तोड़ोगे क्या? मैं डिसिप्लिन कमेटी की हेड हूँ और तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हें सीधा डिस्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ। लड़का बेचारा इतना घबरा के उसके माथे पर पसीना आ गया। बोला, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दे, मेरा पहला दिन है, मुझे वाकई नहीं मालूम था। जोनी ने दिल में हंसी दबाते हुए कहा, माफी तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लड़के ने डरते डरते पूछा, कैसी सजा? जोनी ने साहब ने पीपल के दरख्त की तरफ इशारा किया और करते हुए कहा, जाओ और इस दरख्त के सामने घुटनों पे बल बैठ कर उसे ऊंची आवाज में प्रपोज करो, ताकि सबको पता चले कि तुमने रूल तोड़ा है। लड़के ने हैरत और शर्मिंदगी से इधर उधर देखा, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसमें मिन्नत भरे लहजे में कहा, प्लीज मैडम, कुछ और सजा दे दे, सब हंसेंगे। जुनी ने साथी से कहा, ठीक है, फिर चलो मेरे साथ बीसी ऑफिस, मैं अभी तुम्हारा कार्ड कैंसिल करवाती हूँ। ये सुनते ही लड़का दरख्त की तरफ भागा और घुटनों के बल बैठकर ऊंची आवाज में बोला, मेरी प्यारी पीपल की हसीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आसपास खड़े तमाम स्टूडेंट्स का हादसा छूट गया और वो जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लड़का शर्म से सुर्ख होता हुआ वहां से अपना बैग उठाकर सर पिट भाग चुका था। जोनी फौरन मुड़ी और अपनी दोस्तों की तरफ भागी जो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। चारों वहां से जल्दी से कैफेटेरिया के अंदर भाग गई ताकि कोई टीचर उन्हें देख ना ले। किंजा ने हंसते हंसते पेट पकड़ते जूनी को 5,000 का नोट दिया और कहा, तुम वाकई पागल हो जोनी, उस बेचारे की तो तुमने जान ही निकाल दी थी, वो तो सचमुच दरख्त को अपनी महबूबा समझ बैठा था। जोनी ने नोट को चूमा और उसे अपने बैग में डालते हुए बोली, रिस्क के बगैर लाइफ का क्या मजा है यार, ये पैसे तो मैंने अपने टैलेंट से कमाए हैं ना। शिजा ने हंसते हुए कहा, अरे टैलेंट नहीं, ड्रामेबाजी को इसे, तुम में तो जरा भी रहम नहीं है। जोनी ने कहा, हाँ भाई, मैं ऐसे ही हूँ, चलो अब इस खुशी में आज शाम को मिलते हैं किसी अच्छे से होटल में, मेरी तरफ से तुमको सबको शानदार ट्रीट होगी। दोस्तों ने खुशी से हामी भरी और हंसते मुस्कुराते अपनी क्लासेस की तरफ चल पड़ी। दोपहर का जब जूनी यूनिवर्सिटी से घर वापस आई तो सीमा खाला और शाजिल लाउंज में बैठे टीवी पर कोई ड्रामा देख रहे थे। जूनी ने अपना बैग एक तरफ फेंका और सोफे पर गिरते हुए बोली, खाला, आज सुबह बहुत थक गई हूँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दे, मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। शाजिल ने चिढ़ाते हुए कहा, तब तो आप ऐसे गई हैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं बल्कि सड़कें बनाने गई हैं। जोनी ने पास पड़ा कुशन उठाकर शाजिल को मारते हुए कहा, तुम चुप करो मोटे, तुम्हें क्या पता यूनिवर्सिटी की लाइफ कितनी असाइनमेंट्स लेक्चर ले लेकर दिमाग का दही बन जाता है। शाजिल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, आप कितनी पढ़ाई करती हैं, खालिद से जरा पूछें, आज कितने लोगों को बेवकूफ बना कर आई है। खाला ने किचन की तरफ जाते हुए आवाज दी, जोनी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। शाजिल और तुम बहन को मत तंग करो, वो दस्तरखान बिछाओ जल्दी से।
दस्तरखान पर बैठते ही जूनी ने खाला को बताया कि आज शाम वो अपनी दोस्तों के साथ एक होटल जा रही है। खाला ने रोटी पेश करते मुस्कुरा कर कहा, ठीक है चली जाना, लेकिन जल्दी वापस आना। तुम्हें पता है ना, मुझे फिर तुम्हारी फिक्र होती रहती है। जमाना आजकल ठीक नहीं है। जूनी ने खाला का हाथ चूमते हुए कहा, अब दुनिया की सबसे अच्छी खाला है। मैं टाइम पर आ जाऊंगी, मेरा वादा है। बस थोड़ी देर दोस्तों के साथ गपशप करनी है। खाना खाने के बाद जूनी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर शाम के लिए तैयारी करने लगी। उसने अपनी अलमारी खोली और एक खूबसूरत सा लिबास निकाला, हल्का सा मेकअप किया और आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज शाम की आउटिंग कितनी शानदार होने वाली है। शाम के वक्त जूनी तैयार होकर खाला से इजाजत देकर घर से निकली और रिक्शा लेकर सीधा उस मशहूर होटल पहुंची जहां उसने अपनी दोस्तों को बुलाया था। होटल का माहौल बहुत ही शानदार और पुरसुकून था। हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी और धीमी रोशनियों ने एक दिलफरेब सा समा बांधा हुआ था। वो चारों एक कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ गई जहां से पूरा होटल साफ नजर आ रहा था। किंजा ने मेन्यू कार्ड देखा और कहा, यार जूनी, तुमने आज वाकई में कमाल कर दिया। इतना महंगा होटल और ट्रीट, वो भी तुम्हारी तरफ से। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जूनी ने फकड़ से कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं कोई कंजूस हूँ? ये सब उस शर्ट के पैसों का ही तो कमाल है जो मैंने आज सुबह जीते थे। चलो अब जल्दी से ऑर्डर करो जो भी खाना है। आज मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। शीजा ने हंसते हुए कहा, तुमने उससे बेचारे नए लड़के की बददुआ ली है। देखा, ये ट्रीट तुम्हें कहीं बारी ना पड़ जाए। सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, अब खाने पर फोकस करो। उनकी बातें हंसी मजाक और कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो अपनी दुनिया में मगन थी। उसी होटल के एक दूसरे हिस्से में रामिस खानजादा अपनी वालदा अफशा बेगम के साथ बैठा था। रामिस एक खूबरू वजिया 28 साल बिजनेस टाइकून था जिसकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और कशिश थी। वो जितना खूबसूरत और पुरकशिश था उतना ही गसीला और सख्त मिजाज भी था। अफशा बेगम काफी नाराज लग रही थी और उनके चेहरे पर नागवारी आया थी। रामिस ने नरमी से अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, मामा प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लेना। मैंने अपनी सारी अहम मीटिंग कैंसिल कर दी है सिर्फ आपके साथ डिनर करने के लिए, ताकि आप खुश हो सके। अफशा बेगम ने खपकी से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे इस डिनर से खुश मत करो खानजादा। मुझे बहू चाहिए। तुम्हारे दोस्तों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और तुम हो कि अभी तक शादी का नाम नहीं लेते। रामिस ने बेबसी से गहरा सांस लिया और कहा, मामा आप जानती है कि मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी कोई इस काबिल नजर भी नहीं है जो मेरे टक्कर की हो। आजकल के लड़के सिर्फ पैसों और स्टेटस के पीछे भागते हैं। अफशा बेगम ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम हर लड़की को ना एक तराजू में मत तोला करो। मुझे बस जल्द से जल्द बहू चाहिए और ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। रामिस खामोशी से मेन्यू कार्ड देखने लगा। वो जानता था कि इस वक्त उसकी वालदा को मनाना कितना मुश्किल काम था और उनकी जिद के आगे बहस करना फजूल था। दूसरी तरफ जूनी और उसकी दोस्तों की नजर अचानक उस टेबल पर पड़ी। सवेरा ने आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, वो देख जूनी, क्या हैंडसम और हॉट बंदा है। जूनी ने मुड़कर देखा तो वाकई एक इंतहाई खूबसूरत शख्स वहां बैठा था। जूनी ने बगैर उसे देखे हुए कहा, हाँ डेट पर आया होगा, पर इतनी एज्ड औरत के साथ, ये तो बड़ी अजीब बात है। किंजा ने हंसते हुए तबसरा किया, ऐसे इतना डिसेंट लगता नहीं है जितना सामने बैठी लेडी के सामने बन रहा है। शक्ल से तो पूरा मखमूर अखड़ू लग रहा है। जूनी के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट उभरी। उसके दिमाग का शर्त वाला फतूर फिर से जोश मारने लगा। उसने कहा, चलो फिर इसकी अर्जेंटली बाहर निकालते हैं। जूनी ने शिजा की तरफ देखकर छेड़ते हुए कहा, शिजा जाओ, तुम जरा इससे इजहार मोहब्बत करो ताकि वो लेडी उसे जूते मारे और हमें कोई मुफ्त का तमाशा देखने को मिले। शिजा ने फौरन इनकार करते हुए कानों को हाथ लगाकर कहा, तोबा, मैं क्यों जाऊं? मैं बाज आई तुम्हारी इन हरकतों से। अगर वो गले पड़ गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। सवेना ने भी शर्त की हाँ में मिलाते हुए कहा, छोड़ो यार, हमारी प्यारी सी शर्त जूनी ही काम करेगी। जूनी ने सवेरा ने जूनी की तरफ चैलेंजिंग नजरों से देखा और कहा, चलो मिस शर्त, अब जाओ और कुछ ऐसा करो कि उस चिकने शख्स को उस लेडी के सामने बेइज्जती हो जाए। देखते हैं तुम कितनी हिम्मत है तुम्हें। जूनी ने एक नजर पलट कर रामिस को देखा और फिर पूरे गरूर से अपने बाल पीछे करते हुए बोली, शर्त बोलो कितने की है? किंजा ने मेज पर हाथ मारते जोश से कहा, 50,000 की शर्त। अगर तुमने
उस शख्स को बेइज्जती करवा दी तो 50,000 तुम्हारे, हम तीनों मिलकर देंगे। जोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, डन, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। जोनी अपनी जगह से उठी। उसने अपने काउंटर से स्लश का एक भरा हुआ घूंट उठाया, गिलास उठाया और सीधा राबिस खानदादा के टेबल की जानिब चल पड़ी। उसकी दोस्तें दिल थाम कर उसे देख रही थी कि वो वाकई पागलपन करने जा रही है। जोनी रामिस के टेबल के बिल्कुल पास पहुंची। रामिस जो उस वक्त मेनू कार्ड देख रहा था, उसने अचानक अपने ऊपर एक साया महसूस किया। इससे पहले कि वो सर उठाकर देखता कि कौन खड़ा है, जोनी ने बिना कुछ सोचे समझे सच का पूरा ग्लास एक ही झटके में रामिस खानजादा के चेहरे पर उछाल दिया। सुर्ख रंग का ठंडा स्लश रामिस के बालों, चेहरे और उसके महंगे तरीन सूट पर फैल गया। होटल के उस हिस्से में जैसे एकदम मौत किसी से खामोशी छा गई। आसपास बैठे लोग हैरत से मुड़कर देखने लगे कि इतने बड़े बिजनेस साइकोन के साथ ये क्या हशर हो गया। रामिस खानजादा की आंखें गुस्से और सदमे से फैल कर उसका जबड़ा सख्ती से भींच गया। अफशा बेगम तो जैसे अपनी जगह पर बुत बन गई थी। इनके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका और इससे पहले कि रामिस अपने चेहरे से स्लश साफ करता हुआ कुछ बोलता, जोनी ने अपने चेहरे पर इंतहाई गुस्से वाले तासुरात लाते ऊंची आवाज में ड्रामा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती मिस्टर? जोनी की आवाज पूरे होटल में गूंजी। मेरी बहन जैसी मासूम दोस्त के साथ तुमने फ्लर्ट किया और उसे मौत के मुंह पे पहुंचा दिया। बेचारी अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम यहाँ बैठकर मजे से डिनर कर रहे हो। बेशर्म इंसान। रामिस जो अभी तक अचानक हमले की वजह से सख्ते में था, जोनी की यह बकवास सुनकर उसका खून खौलने लगा। उसने अपने चेहरे से टपकता हुआ स्लश टिश्यू से रगड़ कर साफ किया और गुस्से से फनकारते हुए अपना कुर्सी से अपनी खड़ा हो गया। शट अप, तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? उसकी आवाज में वो रोब और गुस्सा था कि कोई आम लड़की होती वो वहीं बेहोश हो जाती। लेकिन जोनी ने भी घबराने की बजाय आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उस पर रखे और उसे जोर से धक्का देकर वापस कुर्सी पर बैठ गए। मेरे साथ फ्री मत होना मिस्टर, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी। तो जोनी ने आंखें निकालते हुए कहा, तुम जैसे धोखेबाजों को मैं छुट्टी का दूध भी याद करा देती हूँ। अगर मेरी दोस्त को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगी। उसके बाद जोनी ने एक नजर अफशा बेगम पर डाली जो अभी तक सदमे में उसे घूर रही थी। जोनी ने उनकी तरफ इशारा करते नरम लहजे में कहा, आंटी आप इस शख्स से बचकर रहें, ये बहुत बड़ा ड्रामाबाज और फ्रॉडी है। शक्ल मर मत जाए इसकी, ये लड़कियों की जिंदगियों से खेलता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अभी के अभी किसके साथ ब्रेकअप कर ले। अफशा बेगम का मुंह खुले का खुला रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस लड़की की इस बेबाकी पर हैरान हो या उसकी इस गलतफहमी पर रामिस की कि वो रामिस की डेट है। इससे पहले कि वो रामिस का गुस्सा बेकाबू होता, वो होटल का सारा सिक्योरिटी अमला बुला लेता। जोनी ने अपना बैग कंधे पर सट के और पूरे गुरूर से चलती अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई, जो दूर खड़ी खौफ से कांप रही थी। जोनी ने उनकी तरफ देखकर आंख मारी और इशारे से कहा कि भागो यहाँ से। चारों लड़कियां तेजी से होटल के मेन गेट से बाहर निकल गई। टेबल पर अब सिर्फ रामिस और अफशा बेगम रह गए थे और रामिस का गुस्सा अरूज पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो अपने खराब सूट को देखकर मुट्ठियां बेच रहा था। वो जैसे गुस्से से खड़ा हुआ, अफशा बेगम की आवाज ने उसे रोक लिया। वाह रामिस, क्या लड़की है। अफशा बेगम के चेहरे पर नाराजगी की जगह अब एक अजीब सी चमक थी। रामिस ने हैरत और झंझलाहट से अपनी माँ को देखा। मम्मा, क्या कर रही है? उस पागल लड़की ने मुझ पर स्लश फेंका है और मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और आप उसकी तारीफें कर रही हैं। अफशा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपना पर्स उठाया और बोली, बिल्कुल नडर और बेखौफ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तुम जैसी जिद्दी और अकड़ू शख्सियत को संभालने के लिए ऐसी ही शेरनी चाहिए थी मुझे। रामिस ने बेबसी से कहा, मामा वो कोई शेरनी नहीं है, एक नंबर की पागल और बदतमीज लड़की है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अफशा बेगम ने सख्ती से रामिस को देखकर अपना हाथमाई फैसला सुनाया, जो भी है मुझे बस इसी लड़की को भी अपनी बहू बनाना है। पता करो ये कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती है। घर से लेकर खानजादा मैंशन पहुंचाओ, ये मेरा हुक्म है मिस रामिस खानजादा। ये कहकर अफशा बेगम पूरे रूप से चलती हुई होटल से बाहर निकल गई थी। रामिस ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा और फौरन होटल के मैनेजर को बुलाया। मैनेजर जो पहले ही दूर से ही सारा तमाशा देखकर डर रहा था, दौड़ता हुआ आया। सर जी, सर हुक्म करें। रामिस ने फनकारते हुए पूछा, कौन थी वो लड़की, क्या तुमने उसे जानते हो? मैनेजर ने घबराते हुए हाथ जोड़े और कहा, सर मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये लड़की पहली दफा इस होटल में आई है, वरना हम ऐसी हरकत करने वालों को कभी अंदर ना आने देते।
रामिस ने इसे झटके से दूर किया और अपने खास गार्ड बिलाल को इशारा किया और बुलाया, बिलाल, इन लड़कियों का पीछा करो, खासतौर पर ये नीले सूट वाली लड़की। रामिस की आंखों में इंतकाम की आग चल रही थी। मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। वो कहाँ रहती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, रिपोर्ट कल सुबह तक मेरे टेबल पर आनी चाहिए। बिलाल ने फौरन सर झुकाया और बोला, जी सर, जैसा आपका हुक्म। वो भी पार्किंग में ही थे। मैं चाहता हूँ। बिलाल तेजी से बाहर की तरफ भागा। रामिस ने अपने खराब सूट को देखा और दांत पीसते हुए दिल में कहा, आई विल सी यू फूल गर्ल। होटल के पार्किंग में जूनी और उसकी दोस्ती एक गाड़ी के पीछे खड़ी जोर जोर से सांसें ले रही थी। हिंदा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यार जूनी, तुमने सच में हमारा हार्ट फेल करवा देना था। तुमने देखा था उस बंदे की आंखों में कितना गुस्सा था। मुझे तो लगा वो तुम्हें वहीं गोली मार देगा। जूनी ने कहका लगाते हुए अपने बाल झटके और बोली, अरे कुछ नहीं होता मेरी जान। तुम लोगों ने मिस शर्ट की अदाकारी देखी? मैंने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। शिजा ने हंसते हुए जोनी के कंधे पर हाथ मारा और कहा, तुम सच में पागल हो यार। चलो आप जल्दी से ये पैसे निकालो। जोनी ने अपना हाथ आगे किया। किंसा और सवेरा ने अपने बैग से 25,000 रुपए निकालकर जोनी के हाथ में रख दिए। जोनी ने पैसों को चूमा और मुस्कुराते हुए, शर्त के पैसे मिल बांट कर खाते हैं ना। जोनी ने उसे 50,000 में से बराबर पैसे अपनी तीनों दोस्तों में बांट दिए। सवेरा ने पैसे अपने बैग में रखते हुए कहा, यार आज तो वाकई में बहुत मजा आया। चलो अब इस खुशी में कल रात को हम सब मिलकर डायमंड क्लब चलते हैं। सुना है नेहा डीजे है वहां। जोनी ने मुस्कुराते कहा, चलो फिर डन रहा। कल रात को क्लब में मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ वरना खाला फिक्र कर रही होंगी। जोनी रिक्शा लेते चली गई। उन चारों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पार्किंग के अंधेरे में खड़ा बिलाल उनकी सारी बातें सुन चुका था और वो जोनी के रिक्शे का पीछा कर रहा था। जोनी का रिक्शा एक मिडिल क्लास इलाके की गली में जाकर रुका। जोनी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। बिलाल ने अपनी गाड़ी की गली की नुक्कड़ पर खड़ी की। वो जानता था कि घर के अंदर झांकना बेवकूफी होगी। उसे होशियारी से गली के कोने में खोखे वाले के पास जाकर सिगरेट खरीदी और बातों में उससे मालूमात गिलवाना शुरू कर दी। यार भाई, ये जो सामने वाले घर में लड़की अभी रिक्शे से उतरी, कौन लोग हैं? दरअसल मैंने इनके घर रिश्ता भेजना था अपने भाई के लिए। बिलाल ने मासूमियत से झूठ बोला। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई बहुत अच्छे लोग हैं। ये जोनीशा बेटी है, अपनी गैर शादीशुदा खाला और एक छोटे भाई के साथ रहती है। माँ बाप का साया सर पर नहीं है। बिलाल ने सारी मालूमात दिमाग में महफूज की और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। घर के अंदर जूनी जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, सीमा खाला और शाजिल लूडो खेल रहे थे। जूनी ने जूते उतारकर खाला के गले में बाहें डाल दी। खाला, आज तो इतना मजा है दोस्तों के साथ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शाजिल ने दाना फेंकते हुए कहा, हाँ बस मजे ही कीजिएगा। हमें कौन सा आपसे कोई उम्मीद थी, आप कोई नोबल इनाम जीत कर आएंगी जैसे। जुबी ने उसके बाल खींचते हुए कहा, तुम चुप ही रहा कर छोटे डॉन। सीमा खाला ने हंसते हुए जोनी को अपने साथ बिठाया और बोली, ऐसे छोड़ो इसे, तुम बताओ खाना शाना खा लिया कि नहीं, या मैं कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? जोनी ने खाला के कंधे पर सरकते हुए कहा, अरे खाला, हमने बहुत सारा खाना खाया और कल रात को भी बहुत सारा खाना खाया था, और कल रात को भी हम दोस्तों ने बर्थडे पार्टी पर जाना है। मैं जरा लेट आऊंगी। जोनी ने क्लब का नाम छुपाते झूठ बोला ताकि वो परेशान ना हो। खाला ने प्यार से इजाजत दे दी। जोनी शाजिल को एक और चपेट मार कर हंसती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। दूसरी तरफ रात के उस पहर बिलाल ने गाड़ी में बैठे बैठे रामिस खानजादा को कॉल मिलाई। रामिस अपने मेंशन में सिगार पी रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक वही गुस्सा था। जी बिलाल, क्या रिपोर्ट है? सर जी, वो लड़की एक मिडिल क्लास इलाके में रहती है, नाम जोनीशा है, बस एक खाला और एक छोटा भाई है, बिलाल ने बताया। और बस कल रात को वो अपने दोस्तों के साथ डायमंड क्लब जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। रामिस के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। वेरी गुड बिलाल, तुम ऐसा करो कि कल सुबह ही डायमंड क्लब के मालिक से मिलो और उसे मुंह मांगी कीमत देकर वो क्लब मेरे नाम पर खरीद लो। मैं कल रात तक इस क्लब का नया मालिक बनना चाहता हूँ। बिलाल हैरत से बोला, लेकिन सर, सिर्फ एक लड़की के लिए इतना बड़ा क्लब खरीदने की क्या जरूरत है? रामिस ने सख्ती से कहा, तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। जब वो लड़की कल रात वहां पहुंचे तो क्लब सिर्फ एक पिंजरा बन जाए। बिलाल ने फोन काट दिया और रामिस ने मुस्कुरा कर कहा, कल रात तो मेरी कैद में होगी मिस सोनीशा।
अगले दिन रात का वक्त था। शहर की रोशनियां अरूज पर थी और डायमंड क्लब के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जोनी, किंजा, सवेरा और शिजा एक ही गाड़ी में क्लब के मेन गेट पर पहुंची। चारों ने बेहद खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए थे। क्लब के अंदर तेज मौसीकी की धुनें गूंज रही थी और रंग बिरंगी रोशनियों ने दिलफरेब समा पैदा हुआ था। चारों दोस्तें हंसते मुस्कुराती क्लब के अंदर दाखिल हुई। सवेरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यार वाकई आज तो यहाँ बहुत रश है और डीजे भी कमाल का लग रहा है। किंजा ने हंसते हुए जूनी की तरफ देखा और कहा, आज तो हमारी मिस शर्ट पूरे फार्म में लग रही है। बताओ जूनी, आज रात किसे अपना बकरा बनाना है? आज तुम किस बेचारे की शामत लाने वाली हो? जूनी ने पूरे एतमाद से अपने बाल झटके और शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे सब्र करो यार, अभी तो हम आए हैं, जरा माहौल को एंजॉय करने दो। कोई अच्छा सा बकरा नजर आएगा उसकी भी क्लास ले लेंगे। शिजा ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई नहीं सुधरने वाली। वो चारों हंसी मजाक में बहुत वक्त गुजार रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज वो किसी को बकरा नहीं बनाने वाली थी, बल्कि वो खुद एक ऐसे शिकार के जाल में आ चुकी थी जिसने ना ये पूरा क्लब सिर्फ उनके लिए खरीदा था। उन्हें ना मालूम था कि अभी कुछ ही देर में उनकी हंसी उनके गले पड़ने वाली है। अचानक पूरे क्लब की लाइट्स एक झटके से बंद हो गई। तेज मौसीकी गूंजती एक तरफ सेकंड में खामोश हो गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। क्लब में मौजूद लड़के लड़कियां हैरत से शोर मचाने लगे। जुनी ने घबराकर सवेरा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोली, यार ये क्या हो गया? इतने बड़े क्लब की लाइट्स कैसे जा सकती है? कि पुलिस का छापा तो नहीं पड़ गया? शीजा ने डरते हुए कहा, जुनी मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले को कोई गड़बड़ हो। किंजा ने भी हामी भरी और वो चारों अंधेरे में दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रश की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक एक तेज सफेद रंग की स्पॉटलाइट सीधा जूनी के चेहरे पर आ गिरी। जूनी ने अपनी आंखें चंदियाते हाथ चेहरे के आगे किया। पूरे क्लब में सिर्फ जूनी पर रोशनी थी और बाकी सब अंधेरे में। इससे पहले कि जूनी कुछ समझ पाती, दो इंतहाई लंबे चौड़े खतरनाक शक्लों वाले बाउंसर अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। उनमें एक से एक ने भारी आवाज में कहा, मिस जोनीशा, आपको हमारे बॉस ने वीआईपी लॉन्च में याद किया है, मेहरबानी करके हमारे साथ चलें। जोनी का दिल एकदम से धक से रह गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते पूरे गुरूर से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं किसी बॉस वॉस को नहीं जानती और ना ही मैं किसी अजनबी के साथ जाने वाली हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। बाउंसर ने बिल्कुल स्मार्ट टच में कहा, मिस, हम आपसे गुजारिश नहीं कर रहे बल्कि हुक्म दे रहे हैं। अगर आप सीधी तरह नहीं चलेंगी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सवेरा और किंजा ने डर के मारे जूनी का हाथ छोड़ दिया। जूनी ने अपनी दोस्तों की तरफ से बेबसी से देखा और फिर बाउंसर की तरफ घूरते हुए बोली, ठीक है चलो, देखते हो तुम्हारा बॉस कौन सा तरम खान है तो मुझे इस तरह बुलवा रहा है। बाउंसर जोनी को अपने साथ क्लब लेकर सीढ़ियों की जानिब चढ़ने लगे। जोनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो किसी बड़ी मुसीबत पे फंसने वाली है। वो दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और सोचने लगी कि अगर किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की तो अपनी जोड़ू कराटो वाली किक्स का इस्तेमाल करेगी जिसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। ऊपर वीआईपी लाउंज का दरवाजा खुला था और अंदर की शानदार और मदन रोशनी ने जोनी की आंखों को खैरा कर दिया। एक इंतहाई पुरतइश कमरा था जहाँ महंगे सोफे लगे थे और सामने एक बड़ी सी शीशे की खिड़की थी जहां से एक पूरा क्लब नजर आ रहा था। उस खिड़की के सामने रखे एक सिंगल सोफे पर एक शख्स की पुश्त जोनी की तरफ थी जो बड़े आराम से बैठा था। बाउंसर दोनों दरवाजा बंद करके खड़े हो गए थे और जोनी कमरे में अकेली रह गई। जोनी ने गला साफ किया और अपनी रवायती अकड़ के साथ बोली, हेलो मिस्टर बॉस, ये क्या बदमाशी है? आपने मुझे इस तरह जबरदस्ती क्यों बुलवाया है? आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। सोफे पर बैठे शख्स ने आहिस्ता से अपनी कुर्सी गंवाई और जोनी के सामने आया। जोनी की सांस जैसे गले में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुले का खुला रह गया। सामने ब्लैक शर्ट और जींस में इंतहाई हैंडसम लेकिन बेहद फसीले तासुरात के साथ रामिस खानजादा बैठा उसे घूर रहा था। तुम? सोनी के मुंह से बामुश्किल एक लफ्ज निकला। वो हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से बुत बनी खड़ी थी। हाँ मैं। रामिस ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा और अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता जोनी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्यों मिस सुनिशा, मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई? क्या आपको लगा था
तुम रामिस खानजादा के चेहरे पर स्लश फेंक कर उसकी सरेआम बेइज्जती करके इतनी आसानी से बच जाओगी? जोनी ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए थूक निकला और नकली हंसी हंसते हुए बोली, सर वो उस दिन तो बस एक छोटा सा मजाक था। मेरा मतलब है हम दोस्तों के साथ शर्त लगी थी, तो मैंने बस आपको माइंड करके शायद। वो क्या है ना कि इतने बड़े लोग छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते ना। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा आपको ऐसी मुश्किल में नहीं डालूंगी, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। रामेश उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। उसकी लंबाई जूनी से काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जूनी का सर उठाकर उसे देखना उसे पड़ रहा था। रामेश ने झुककर उसकी आंखों में देखा और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा ये मजाक अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है मिस जोनीशा। मैं वो इंसान हूँ जो अपने दुश्मनों को सांस लेने की भी मोहलत नहीं देता, और तुमने तो मेरी अना को ललकारा है। जोनी ने पहले तो डरने की एक्टिंग की, लेकिन फिर उसकी असल फितरत जाग उठी। जोनी ने गुस्से से कहा, देखिए मिस्टर, जो हो गया सो हो गया। अब मेरा आप रास्ता छोड़ दे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरा क्लब सर पे उठा लूंगी और पुलिस को भी कॉल करूंगी। रामस ने एक जोरदार कहका लगाया जो पूरे कमरे में गूंजा। पुलिस को कॉल करोगी? अरे पागल लड़की, जिस क्लब में तुम खड़ी हो ना, ये मेरा है। मैंने आज सुबह इसे खरीदा है सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ का एक एक बंदा मेरा मुलाजिम है। तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, तुम्हारी आवाज इस दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी। जोनी ये सुनकर मजीद घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस अरबपति पागल इंसान से कैसे जान छुड़ाए। रामेश ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और दरवाजे की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोला, बिलाल, इसे अंदर ले आओ। दरवाजा खुला और बिलाल अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ जो शख्स था उसे देखकर जोनी के पैरों से जमीन निकल गई। उसका 12 साल छोटा भाई शासिल था, जो कि बड़े मजे से एक चॉकलेट खा रहा था। शासिल, जोनी ने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इन गुंडों के साथ कैसे आए? जोनी भागकर शाजिल के पास के उसे अपने पीछे छुपा लिया। शाजिल ने मासूमियत से चॉकलेट खाते हुए कहा, आप ही अपने गुंडे क्यों कह रही हैं? ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो गली के नुक्कड़ पर खोखे से चिप्स लेने गया था। इन अंकल ने मुझे बड़ी सी गाड़ी में बिठाया, मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर दी, और खालत को तो पता भी नहीं है, तो ड्रामा देख रही थी। जोनी ने गुस्से से शाजिल के सर पर हल्की सी झपट लगाई और बोली, तुम चुप करो बिकाऊ माल। मैं कोई अगवा करके ले आया और तुम चॉकलेट्स के मजे ले रहे हो? फिर जोनी ने रामिस की तरफ इंतहाई गुस्से से मुड़कर देखा। देखिए, आपको जो भी मसला है ना मेरे साथ है, मुझसे बदला लें। मेरे छोटे भाई को बीच में लाने की क्या जरूरत है? इसे जाने दे प्लीज। जोनी अब सच में पैनिक हो रही थी, क्योंकि उसे अपनी खाला और शाजिल की बहुत फिक्र थी। रामिस ने सोफे पर वापस बैठते हुए टांग पर टांग रखी और इंतहाई सुकून से बोला, मैं इसे बिल्कुल जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोनी ने जल्दी से कहा, कैसी शर्त? मैं आपको 50 रुपए 1000 रुपए दे दूंगी जो मैंने शर्त में जीते थे, बस आप हमें जाने दें। रामेश ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तुम्हारे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है मिस सोनीशा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। व्हाट? जोनी इतनी जोर से चीखी कि आपका दिमाग खराब हो गया है? मिस्टर खानजादा, मैं आप जैसे अकड़ू मगरूर और जालिम इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। इससे बेहतर है कि मैं कुंवारी मर जाऊं। जोनी ने गुस्से से अपने बाल पीछे झटके। रामेश ने अपने माथे को मसलते हुए कहा, तुम बोलती बहुत ज्यादा हो लड़की, मेरी बात तो सुन लो। मैं तो तुम्हें बहुत भयानक सजा देने वाला था, पर तुम मेरी मामू को गलती से पसंद आ गई हो। उन्हें लगता है कि तुम बहुत बहादुर और नडर हो, तो वो तुम्हें मेरी बीवी बनाना चाहती है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी कोई बात नहीं डाल सकता, लिहाजा उनकी ख्वाहिश की खातिर मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा। जोनी ने हैरत से उन्हें आंखें चिपकाते हुए पूछा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वो क्या होती है? रामेश ने संजीदगी से समझाते हुए कहा कि सिर्फ 3 माह के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे मेंशन में रहना होगा, सबके सामने एक नॉर्मल कपल की तरह। लेकिन हमारे बीच मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा, हम दोनों अपनी हद में रहेंगे। 3 माह के बाद मामा आउट ऑफ कंट्री चली जाएंगी, उनके जाते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और हम दोनों अलग हो जाएंगे, सिंपल। सोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, वाह जी वाह, बड़ा सिंपल है आपके लिए, लेकिन इस सारे ड्रामे में मेरा क्या फायदा है? मैं क्यों 3 महीने आपकी झूठी बीवी बनकर रहूं? रामेश ने मुस्कुराते हुए जूनी की आंखों में देखा और बोला, तुम्हारा फायदा यह है कि तुम्हारा ये प्यारा सा छोटा सा भाई अभी सही सलामत घर पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें खाला की पूरी जिम्मेदारी लूंगा।
اور سب سے بڑی بات, 3 مہینے بعد جب ہم الگ ہوں گے تو میں تمہیں پورے 1 کروڑ روپے دوں گا. 1 کروڑ کا نام سنتے ہی زونی کے کانوں میں جیسے شہنائیاں سے بجنے لگی اور اس کے دماغ نے تیزی سے کیلکولیشن شروع کر دی. 1 کروڑ روپے مطلب پورا پڑھا کر ایک بہترین گاڑی, شازل کے لیے مہنگا اسکول اور روزانہ کی بسوں کے دھکے سے جان چھوٹ جائے گی. زونی کے اندر کی لالچی لڑکی پوری طرح سے جاگ چکی تھی. اسے سوچا کہ ویسے بھی تو یہ بندہ اتنا ہینڈسم ہے, 3 مہینے اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے گزارنا کوئی اتنا بڑا سودا بھی نہیں ہے, اور پھر پیسے تو مل ہی رہے نا. اور یہ بھی کہ وہ نہ مانی تو پھر چپ چاپ وہ مان ہی گئی تھی. زونی نے اپنا چہرے پر انتہائی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا, دیکھیں مسٹر خانزادہ, میں پیسوں کے لالچ سے بالکل نہیں ہوں, لیکن چونکہ میرے بھائی کی جان خطرے میں ہے اور مجھے اپنی خالہ کے مستقبل کی بھی فکر ہے, اس لیے میں صرف اور صرف مجبوری میں آپ کی یہ شرط مان رہی ہوں. رامس نے دل ہی دل میں زونی کو اس ڈرامے بازی پر اس کے کہکا لگایا, لیکن چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بولا, گڈ, مجھے تم سے یہی امید تھی. بلال شازل کو واپس اس کے گھر چھوڑا اور دھیان دینا کسی کو شک نہ ہو. شازل خوشی خوشی بلال کے ساتھ باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے زونی کو بائے بھی کر گیا. رامس نے اپنی جگہ پہ اسے اٹھتے ہوئے کہا, کل صبح میں اپنی اماں کے ساتھ تمہاری خالہ کے گھر آ رہا ہوں تمہارا رشتہ مانگنے. دھیان رہے کہ تمہاری خالہ اس کانٹریکٹ کا کچھ ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, سب کچھ بالکل اصلی لگنا چاہیے, ورنہ 1 کروڑ تو دور کی بات ہے, میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی. زونی نے پورے اکڑ کے ساتھ کہا, آپ فکر مت کریں مسٹر خانزادہ, میں ایک پروفیشنل اداکار ہوں, آپ بس کل ٹائم پر آ جائیے گا. میں جا سکتی ہوں, میری دوستیں اصل میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی. رامس نے اشارہ کیا اور باؤنسر نے زونی کو باعزت طریقے سے باہر نکال دیا. زونی نے باہر آ کر لمبا سانس لیا اور اپنے 1 کروڑ کے خوابوں میں وہ گم ہو گئی. اگلی صبح زونی کے محلے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی. محلے کی عورتیں اپنی اپنی چھتوں سے کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی, کیونکہ ان کی تنگ اور چھوٹی سی گلی میں 2 انتہائی شاندار اور لمبی گاڑیاں آ کر رکی تھی. گاڑیوں میں سے سونٹ بوٹ گارڈز نکلے اور انہوں نے سیما خالہ کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کے باہر پوزیشن سنبھال لی. اندر سیما خالہ کے تو جیسے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ لاؤنج میں صوفے پر کے کنارے پر گڑبڑائی ہوئی بیٹھی تھی اور ان کے سامنے صوفے پر افساں بیگم انتہائی روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھی تھی. ان کے ساتھ رامس خانزادہ پینٹ کوٹ میں بیٹھے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا. شازن ایک کونے میں کھڑا حیرت سے ان امیر لوگوں کو دکھ رہا تھا جو رات والے انکل تھے. افساں بیگم نے مسکراتے ہوئے سیما کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں بولی, آپ پریشان مت ہو بہن, میں جانتی ہوں ہمارا اس طرح اچانک آنا آپ کے لیے حیران کن ہے, لیکن ہم بہت نیک ارادے سے آپ کے گھر آئے ہیں. سیما نے اپنے دوپٹے کا پلو مٹھی میں دباتے ہوئے کہا, جی میڈم, آپ لوگ اتنے بڑے گھر سے ہیں اور ہمارا یہ غریب خانہ, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس سلسلے میں آئے ہیں. افسر بیگم نے رامس کی طرف فخر سے دیکھا اور بولی, دراصل پرسوں کا ایک ہوٹل میں میری ملاقات آپ کی بانجی زونیشا سے ہوئی تھی. اس بچی نے مجھے بہت متاثر کیا, اس کی بہادری, اس کا نڈر پن میرے دل کو چھو گیا. میں اپنے بیٹے رامس کے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے. میں رامس کے لیے اپنے زونیشا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں. سیما خالہ کے تو جیسے کان سن پڑ گئے. انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا اتنا بڑا بزنس مین ان کی زونی کے لیے رشتہ لے کر آیا. انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا, لیکن ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہمارا اور آپ کا کیا جوڑ. زونی تو بھی پڑھ رہی ہے اور اس نے کبھی گھر کا کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا, تو اتنی لاپرواہ سی ہے. رامس نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا اور انتہائی شائستگی سے کہا, آپ بالکل فکر نہ کریں خالہ جان, ہمیں زونیشا جیسی ہے ویسی ہی پسند ہے, اسے کسی کام کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارے گھر میں درجنوں نوکر ہیں, اور جہاں تک پڑھائی کی بات ہے وہ شادی کے بعد اپنے یونیورسٹی میں جاری رکھ سکتی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سیما خالہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. انہیں لگا جیسے ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور ان کی زونی کے نصیب کھل گئے ہوں. انہوں نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کو ہماری بچی پسند ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اسی وقت زونی ٹرالی میں چائے اور بسکٹ رکھ کر لاؤنج میں داخل ہوئی. اس نے ایک انتہائی سادہ سا لیکن خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا جس میں وہ واقعی ایک معصوم اور گھریلو لڑکی لگ رہی تھی. افسر بیگم نے اٹھ کر زونی کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا. میری پیاری بچی تم کتنی پیاری لگ رہی. زونی نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی, لیکن کنکھیوں سے وہ رامس کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا.
जोनी ने दिल ही दिल में सोचा कि कितना बड़ा ड्रामा बाज है ये इंसान। अभी कैसा मासूम बनकर बैठा है, जैसे कुछ जानता ही ना हो। जोनी ने चाय का कप बनाकर रामेश के आगे की और इंतहाई धीमी आवाज में चाय देते हुए बोली। रामेश ने चाय का कप पकड़ते हुए हल्का सा जोनी की उंगलियों को छुआ, जिसमें जोनी के बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। रामेश ने जोनी की तरफ झुककर उसे इस कदर आहिस्ता आवाज में कहा कि सिर्फ जोनी ही सुन सके। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। कॉन्ट्रैक्ट याद रखना मिसेस खानज़ादा, जो भी। जोनी ने भी उस दांत पीसते हुए मुस्कुराने की आहिस्ता से जवाब दिया। 1 करोड़ याद रखिएगा मिस्टर खानज़ादा, वरना मैं ये चाय आपके मुंह पर भी पहन सकती हूँ। तो भी ठीक है बहन, हम अगले हफ्ते इन दोनों का निकाह रखवा देते हैं। दरअसल मुझे कुछ महीनों में आउट ऑफ कंट्री भी जाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं अपनी बहू का खूब ख्याल रखूं, और इसके गले अगले दिन ही धूमधाम से वलीमा भी होगा। आपको किसी चीज की फिक्र नहीं की जरूरत, सब कुछ हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। सीमा ने खुशी से हामी भर ली और जोनी ने गहरा सांस लिया। उसकी जिंदगी में ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी, और उसे खुद नहीं पता था कि एक कॉन्ट्रैक्ट उसे कहाँ लेकर जाएगा। अगले हफ्ते जुमा के दिन इंतहाई सादगी और एक शाहाना अंदाज में जोनी और रामिस का निकाह हो गया। अफशा बेगम तो खुशी से निहाल थी और जोनी के सदके वारी जा रही थी। उन्होंने निकाह के फौरन बाद जोनी को हीरो का एक इंतहाई कीमती सेट पहनाया और पूरे खानदान में उसका तारुफ बड़े फख्र से करवाया कि ये मेरी बहू है। रात को जब जोनी रामिस के कमरे में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा किसी बादशाह के ख्वाबगाह जैसा था। हर तरफ फूलों की महक और धीमी रोशनी थी। जोनी ने बेड की तरफ देखा और जल्दी से बेड के बिल्कुल दरमियान में तकियों की एक तरफ लंबी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद रामिस कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर तकियों के दीवार देखकर उसके होंठ पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? तो मैं तुम पर मैं हमला कर दूंगा क्या? रामिस ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कहा। फिर जोनी ने भी तकिए को मजबूती से अपने करीब कर लिया था और जवाब दिया, देखिए मिस्टर खानजादा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों अपनी अपनी हद में रहेंगे। आप इस दीवार को क्रॉस नहीं करेंगे, समझा? वरना मैं जूडो कराटे जानती हूँ। रामिस हंसते हुए उसके करीब आया और चुप कर बोला, अगर मैं क्रॉस कर लूं तो तुम क्या कर लोगी? वैसे भी तुम अब मेरी बीवी हो और मेरा पूरा हक है तुम। जोनी घबरा कर पीछे हुई। आपने वादा किया था, अगर आपने हद पार की तो मैं अभी के अभी ये डील कैंसिल कर दूंगी। और एक जोरदार कहका लगाकर वो तकियों की दीवार दूसरी तरफ करके लेट गया और बोला, तुम जैसी शर्तें लगाने वाली लड़की से दूर रहना ही मेरी सेहत के लिए अच्छा है। सो जाओ चुपचाप और रात को खराटे मत देना, मेरी नींद बहुत कच्ची है। जोनी ने मुंह चुराया और बोली, मैं कोई खराटे नहीं लेती, और आप भी रात को डरावनी ख्वाब देखकर चीखना मत शुरू कर दिया करें। दोनों की ये नोकझोंक चलती रही। फिर दिन भर की थकावट की वजह से दोनों सो गए। अगली सुबह वलीमे की तैयारियां रोज पर थी। जोनी को पार्लर जाने से पहले अपनी सीमा खाला का फोन आया। जोनी ने जल्दी से फोन उठाया। खाला कैसी है आप? और शाजिल कैसा है? जोनी मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। रामिस ने तो कमाल ही कर दिया। उसने आज सुबह ही शाजिल का दाखिला शहर की सबसे बड़े और महंगे स्कूल में करवा दिया है, और हमारे घर के बाहर 2 गार्ड भी खड़े कर दिए। हर घर में इतना राशन और फल भिजवा दिए हैं कि मैं मना भी किया, लेकिन उस पर उस गार्ड ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अल्लाह ने हमारी किस्मत ही बदल दी। सच में तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं। खाला की खुशी और सुकून भरी आवाज सुनकर जोनी का दिल भी सुकून से भर गया। उसे लगा कि उसका 1 करोड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खाला, मैंने कहा था ना कि आज के दिन बदलेंगे। बस आप मजे करेगी और तैयार होकर वलीमे में आए। मैं आपका शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। शाम को जब जोनी पार्लर से तैयार होकर हॉल के वीआईपी रूम में पहुंची तो वाकई किसी हूर जैसी ही लग रही थी। सुरख और सफेद गोल्डन रंग की इंतहाई कीमती और भारी अरूसी जोड़े में उसका हुस्न कई गुना बढ़ गया था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और किंजा, सवेरा और शिजा शोर मचाते हुए अंदर दाखिल हुई। जोनी को इस रूप में देखकर तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। यार जोनी, तुम ना सच में कोई मलका लग रही हो। सवेरा ने उसके गिर्द घूमते हुए हैरत से कहा। किंजा ने जोनी के छेड़ते हुए कहा, मिस शर्ट, तुमने तो सीधा छक्का ही मार डाला। हम तो सोचते रह गए। और तुमने शहर का सबसे बड़ा हैंडसम और अमीर तरीन बकरा फंसा लिया। बताओ तुमने ये जादू कैसे किया?
शीजा ने हंसते हुए कहा, बकरा नहीं यार, ये तो पूरा का पूरा सोने का पहाड़ है। अच्छी सी जॉब पे दिलवा देना अपने शौहर की कंपनी में, हम तो तुम्हारे एहसान मंद ही रहेंगे। रजोनी ने मुस्कुराते अपनी दोस्तों को गले लगाया, तुम लोग भी ना पागल ही हो। वैसे सच बताओ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं रामिस खानजादा की बीवी बन गई हूँ। ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है। उनकी बातें, हंसी मजाक और छेड़छाड़ चलती रही और फिर उन्हें हॉल में बुला लिया गया। वलीमा इंतहाई धूमधाम से किया गया और जैसे अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। जोनी और रामिस स्टेज पर एक साथ बैठे थे। जोनी की दोस्तें बार बार उसे देखकर दांत दे रही थी और रामिस भी कनखियों से जोनी को देख रहा था कि आज वो वाकई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रामिस के दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। रात के जब फंक्शन खत्म हुआ और जोनी थकी हारी अपने कमरे में आई तो उसने सबसे पहले अपने भारी जेवरात उतारे और बेड पर फेंके। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने में आप में खुद को देख रही थी। उसने आईने में अपना अक्स देखते हुए एक गहरी सांस ली और खुद से बुड़बुड़ाई, काश ये सब सच होता, काश ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता और मैं वाकई में एक इतने हैंडसम और अमीर आदमी की बीवी होती। मेरी किस्मत में ऐसी खुशियां कहाँ। 3 महीने बाद तो मुझे वैसे भी इस पुरानी जिंदगी से चले जाना है ना। ये सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। अचानक दरवाजा खुला और रामिस कमरे में दाखिल हुआ। उसे दरवाजे पर खड़े होकर धोनी की वो सारी बातें सुन ली थी जो वो खुद से कर रही थी। रामिस के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। आज वो आके अपना बदलाव पूरा करने के मूड में था। रामिस ने अपना कोट उतारा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ धोनी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में उन दोनों का अक्स एक साथ नजर आ रहा था। तुम्हें ये सब मिल सकता है सोनी, जो तुम सोच रही हो वो सब सच हो सकता है। रामिस की भारी और रोमानी आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी। जोनी ने झोंक कर आईने में उसको देखा और घबरा कर मुड़ने लगी, लेकिन रामिस ने अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रखकर उसे अपने हिसाब में ले लिया। आप आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर खानजादा? हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम हद पार नहीं करेंगे। आप पीछे हटे, मैं कह रही हूँ पीछे हटे। जोनी की आवाज में कपकपाहट थी क्योंकि रामिस इस वक्त उसके बहुत करीब था। रामिस ने झुककर उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा किया और सरगोशी करते हुए बोला, करीब आओ, इतना के रूम में समा जाओ। तुम्हारे आज तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मिस्टर खानजादा, आज तो सिर्फ तुम मेरी बीवी हो। रामिस ने अपना हाथ जोनी के कमर के गिर्द लपेटा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। जोनी के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसने रामिस के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। देखें, आप मुझसे फ्री मत हो, मैं शोर मचा दूंगी और अफशान आंटी को बुला लूंगी। जोनी ने अपनी मजामत जारी रखी और कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। वो अंदर ही अंदर पिघल रही थी। रामिस ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहते हुए कहा। रामिस ने उसके बालों पर अपने लब रखे। रामिस का मजबूत और जिन्नाती वजूद और उस वक्त इस कदर पुरकशिश था कि जोनी उसके सहल में खोती चली गई। उसने जो रुकने के लिए हाथ उठाए थे वो खुद ब खुद रामिस की गर्दन के गिर्द लिपट गए। रामिस की आंखों में छुपी दीवानगी और मोहब्बत ने आज रामिस की सारे असर को पिघला दिया था। रात के उस पहर दोनों के दरमियान मौजूद हर मुआहिदा, हर शर्त, हर हद टूट गई थी और जोनी मुकम्मल तौर पर रामिस की चाहत के आगे हथियार डाल चुकी थी। सुबह जब खिड़की में धूप कमरे में आई तो जोनी की आंख खुली। उसे रात का सारा मंजर याद आया तो एकदम बेड से उठकर बैठ गई। उसे झंझलाकर पास पड़ा कुशन खींचकर सोए हुए रामिस के मुंह पर दे मारा। उठे मिस्टर धोखेबाज, उठे। आपने आपने सारे प्लान ही खराब कर दिए। आपने एक नंबर के आप झूठे निकले। जोनी ने रोना धोना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगी। उसके शोर और कुशन लगने से रामिस की आंख खुल गई। उसे घसमसाते अपना माथा मस्ता और झिंझलाकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बोला, सुबह सुबह क्या मुसीबत है, सारी नींद खराब कर दी। इतने मजे की नींद आ रही थी। तुम भी ना चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वरना अभी उठकर मैं तुम्हें बाथरूम के टब में डुबकी दिलवाऊंगा, फिर मछली की तरह ना फुड़फुड़ाती रहना। जोनी ने अपने बाल नोचते हुए कहा, मैं क्यों चुप करूं? कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, झूठे इंसान। आपने खुद ही कहा था कि हम अपनी हद में रहेंगे। आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। हर बिन 3 माह से बच्चा हो गया तो मैं क्या करूंगी मैं। जोनी ने रूहानी और बैंगनी पैनिक होती आवाज में दहाई दी। रामिस ने नाक में से मक्खी उड़ाते इंतहाई सुकून और शरारत से कहा और हंसी दबाते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, अच्छा है ना। जाते जाते मुझे एक प्यारा सा वारिस दे जाना, मैं उसे खुद पाल लूंगा।
तुम अपने पैसे ले लेना और मजे से अपनी चलती हुई दुनिया बनाना। वैसे भी मामा को पोते का बहुत शौक है। जोनी गुस्से से लाल पीली होगी और एक और कुशन उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, आप एक नंबर के ना खुदगर्ज इंसान है। मैं अपना बच्चा आपको कहीं भी नहीं दूंगी, वो मेरा बच्चा होगा, समझा? जोनी अभी मजीद कुछ बोलने वाली थी कि रामिस ने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा लिया। जोनी ने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन रामिस ने अपने मजबूत बाजू उसके गिर्द लपेट लिए। रामिस ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत से उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी जान, और ना ही मेरा बच्चा कहीं जाएगा। जोनी ने उसकी बदली हुई टोन और आंखों में प्यार देखकर हैरान रह गई थी। आपको क्या हो गया है? कल रात तो आप मुझसे बदला लेने की बातें कर रहे थे, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की धमकियां दे रहे थे। रामिस ने मुस्कुराते हुए जोनी के गाल पर प्यार किया और बोला, मुझे तो खुद अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारी ये शरारतें और शर्तें देखते देखते मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं आज और अभी हमारे बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ मिसेस खानजादा। अब बस तुम और मैं सारी जिंदगी हमेशा साथ रहेंगे। जोनी की आंखें हैरत से फैल गई। मोहब्बत कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या इतना अमीर और खुबरू इंसान मुझ जैसी आम और छल्ली सी लड़की से वाकई में मोहब्बत कर सकता है? रामेश उसका हाथ चूमते हुए पूरे यकीन से कहने लगा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम वो लड़की हो जिसने मेरे दिल की धड़कनों को जगाया है। तुमने मुझे जीना सिखाया है और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। जोनी की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने मुस्कुराते हुए रामेश के गले में बाहें डाल दी। हर शिद्दत से बोली, तो फिर शर्त मैं लगाती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते ज्यादा देर। रामेश ने जोरदार कहका लगाया और उसे अपने सीने से लगाया। ये शर्त तुम हमेशा हारोगी मेरी जान। इसका वो छोटा सा मजाक और दोस्तों के साथ लगाई गई एक शर्त उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले आई थी। आज जुनीशा को वाकई वो सब कुछ मिल गया था जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक बेतहाशा मोहब्बत करने वाला शौहर, अपनी खाला और भाई का महफूज और शानदार मुस्तकबिल, और एक मोहब्बत से भरी मुकम्मल और खूबसूरत जिंदगी।